साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी आगामी परीक्षा अक्टूबर 2021 में होना निर्धारित है तथा अन्य जो भी आगामी परीक्षाएं होंगी जिसमें करंट अफेयर का अच्छा खासा स्कोप होता है, उसके लिए यह करंट अफेयर महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं आगामी परीक्षाओं के लिए मुख्यतः हम लोग पीसीएस की परीक्षा के लिए करंट अफेयर यहाँ पर देखेंगे। और यह जो करंट अफेयर है, यह मेक आईएएस जो संस्था है, इनके द्वारा यह करंट अफेयर प्रोवाइड किया गया है। तो इस करंट अफेयर में आपको जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2021 तक के करंट अफेयर जो है एमसीक्यू फॉर्म में मिलेंगे। तो सबसे खास बात इसमें यही है कि आपको करंट अफेयर एमसीक्यू के फॉर्म में, क्वेश्चन फ्रेमिंग के फॉर्म में मिलेंगे और उसके बाद उसका आपको व्याख्या मिल जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, उस करंट अफेयर पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, किस प्रकार से बन सकता है, वो आपको एक पता चलेगा। और साथ ही उसके बारे में स्पष्टीकरण जब पढ़ेंगे तो आपको अन्य चीज़ें भी पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग आज के वीडियो में जनवरी 2021 के करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। तो जनवरी 2021 में टोटल 150 करंट हैं। यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में 73 करंट अफेयर को कवर करेंगे और नेक्स्ट जो शेष करंट अफेयर बचेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। तो जनवरी के पूरे करंट अफेयर को हम लोग 2 वीडियो में कवर कर देंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गैर स्थायी सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2021 को भारत का 8वां कार्यकाल शुरू हुआ। ये कथन आपका सही है। दूसरा, 10 गैर स्थायी सदस्य प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ये वाला कथन आपका गलत है। यहाँ पे पूछा भी गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा वाला कथन आपका सही नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो 10 गैर स्थायी सदस्य चुने जाते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो इसके बारे में और पढ़ लें, क्यों चर्चा में था, क्योंकि गैर स्थायी सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का 8वां कार्यकाल शुरू हुआ। हाल के चुनाव में भारत ने 192 वैध वोटों में से 184 वोट हासिल किए थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में बात करें तो यह सबसे शक्तिशाली और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। साथ ही इसमें 15 सदस्य होते हैं। 5 जो होते हैं स्थायी होते हैं जिनको वीटो का अधिकार होता है और 10 जो हैं प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। आगे चलते हैं। अगला है लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बारे में। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, प्रत्येक राज्य में 1 लाइट हाउस निर्मित किया जाएगा। तो ये वाला कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, इनका निर्माण ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंतर्गत किया जा रहा है। तो दूसरा वाला कथन आपका सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो लाइट हाउस ये प्रोजेक्ट है ये 6 राज्यों में चलाया जा रहा है। तो देखिए इसके बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 जनवरी 2021 को 6 राज्यों में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज GHTC इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। इसका निर्माण या इनका निर्माण GHTC इंडिया के तहत किया जा रहा है, जो समग्र रूप से आवास निर्माण क्षेत्र में तकनीकी या नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने की परिकल्पना करते हैं। इन लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के राजकोट, तमिलनाडु के चेन्नई, झारखंड के रांची, त्रिपुरा के अगरतला और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में? तो लखनऊ में इसका ये प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। आगे चलते हैं, 1 सेकंड, अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि कोविशील्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? पहला, यह भारत में मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली वैक्सीन है। बिल्कुल सही है। इसका निर्माण भारत में ही किया जा रहा है। ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में और देखें तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO की विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में मतलब जनवरी में ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड की अनुशंसा आपातकालीन उपयोग के लिए की है। यह ऐसा पहला वैक्सीन है जिसे भारत में मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन का निर्माण भारत में ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत और एशियाई विकास बैंक के सहयोग से कोपली नदी पर 120 मेगावाट के जल विद्युत संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह परियोजना आपकी असम राज्य में स्थित है। तो असम में 120 मेगावाट जल विद्युत संयंत्र का यह जो परियोजना है, ये भारत और एशियाई विकास बैंक ने इसके लिए $231 मिलियन के लिए ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह प्रस्तावित पनबिजली परियोजना जो है कोपली नदी पर निर्मित की जाएगी और यह परियोजना 2025 तक 469 गीगावाट आवर की स्वच्छ ऊर्जा से आपूर्ति करेगी और इससे हर साल 3 लाख
3,60,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी होगी। आगे चलते हैं, अगला है हाल ही में आग लगने के कारण चर्चा में रही जूको घाटी किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो यह जो है आपका मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर स्थित है जूको घाटी। तो देखिए मणिपुर और नागालैंड सीमा पर स्थित जूको घाटी में एक विशाल जंगल की आग ने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, दोबारा नाम सुन लीजिए, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में उड़ीसा के जंगल सबसे ज़्यादा जंगल की आग के चपेट में आते हैं। आगे चलते हैं, दक्षिण भारत का कैट IIIB स्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये आपका केम्पेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे है? ये आपका तमिलनाडु में है, सॉरी कर्नाटक के बेंगलुरु में है। केम्पेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में बात करें तो अब ये जो है कैट IIB स्तर का दक्षिण रनवे उपयोग के लिए उपलब्ध हो गया है। इसका उपयोग खराब मौसम और कोहरे में भी किया जा सकेगा और इस व्यवस्था से अब 50 मीटर तक की दृश्यता में भी विमान उतर सकेंगे और 125 मीटर तक की दृश्यता में उड़ान भर सकेंगे। इसके साथ ही बेंगलुरु हवाई अड्डा दक्षिण भारत का पहला और देश का ऐसा छठा हवाई अड्डा बन गया जिनका रनवे कैट IIIB के अनुकूल है। अगला है, भारत में कैशलेस लेन देन में वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए यह प्रतिभूति क्षेत्र के लिए एक वैश्विक मानक निर्धारण करता है, बिल्कुल सही है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है, ये सही नहीं है। इसकी स्थापना 1983 में की गई, ये भी सही है। इसका मुख्यालय मैड्रिड में है, ये भी सही है, स्पेन के मैड्रिड में। इसके बारे में और बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के बारे में, या इसे शॉर्ट में IFSCA कहते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन IOSCO का सहयोगी सदस्य बन गया है। IOSCO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व के प्रतिभूति बाजारों के 95% से अधिक प्रतिभूति नियामकों को एक मंच पर लाता है। यह प्रतिभूति क्षेत्र के लिए एक वैश्विक मानक निर्धारण करता है। IOSCO G20 और वित्तीय स्थिरता बोर्ड के साथ प्रतिभूतियां बाजारों को मजबूत बनाने के लिए मानकों का निर्धारण करने में मिलकर काम करती हैं। यह जो आपका IOSCO है, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में है। वर्तमान में इसके 224 सदस्य हैं। आगे बात करते हैं, हाल ही में सरकार द्वारा प्रारंभ दिव्यांगता क्षतिपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्र सरकार ने सभी सेवारत कर्मचारियों को दिव्यांगता क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया है, बिल्कुल सही है। दूसरा, पेंशन के संदर्भ में 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा शर्त को समाप्त कर दिया गया, दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। देखिए केंद्र सरकार ने सभी सेवारत कर्मचारियों को दिव्यांगता क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया है। यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार हो जाता है और उसकी दिव्यांगता और उसकी सेवाएं दिव्यांगता होने के बाद भी बरकरार रखी जाती हैं तो उन्हें दिव्यांगता क्षतिपूर्ति का लाभ दिया जाएगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी शरीर से या चिकित्सीय अक्षमता के कारण सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त होता है तो इस संदर्भ में नियमों में संशोधन करके आखिरी भुगतान के 50% के बराबर पेंशन देने का नियम लागू किया गया है, भले ही कर्मचारी 10 वर्ष की न्यूनतम आवश्यक सेवा शर्त को पूर्ण न कर पाया हो। आगे है, नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल कितनी सटीकता के साथ भारतीय मानक समय बताता है? तो यह 2.8 नैनोसेकंड। हुआ क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय मानक या राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये वह नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे और राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखेंगे। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल 2.8 नैनोसेकंड की सटीकता के साथ भारतीय मानक समय बताता है। अगला है, 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्मदिवस मनाया गया, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए, उन्हें आधुनिक भारत की प्रथम शिक्षिका माना जाता है, बिल्कुल सही है। उन्होंने लिंग भेद तथा जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का कार्य किया, ये भी सही है। वह ज्योतिराव फुले की पत्नी थी, ये भी सही है। उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की, ये सही नहीं है क्योंकि गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना इनके पति ज्योतिराव फुले ने की थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2020 को सावित्रीबाई फुले के जन्मदिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। सावित्रीबाई फुले को आधुनिक भारत की प्रथम शिक्षिका माना जाता है। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर देश में बालिकाओं के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना 1848 में पुणे में की थी। उन्होंने लिंग भेद तथा
जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए कार्य किया। वह एक मराठी लेखिका भी थी। बामन काशी सुबोध रत्नाकर तथा काव्य फुले उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने बालिका शिशु की हत्या को रोकने के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। गर्भपात को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? तो यह आपका अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना की सीनेट में गर्भपात को वैध बनाने वाला विधेयक पास हो गया है। अब यहाँ 14 सप्ताह तक स्वैच्छिक गर्भपात की अनुमति होगी। इसी के साथ अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका का पहला देश बन गया जिसने गर्भपात को मंजूरी दे दी है, कानूनी मंजूरी दी है। हाल ही में देश के सबसे युवा मेयर कौन बने हैं? तो ये हैं केरल की रेशमा मरियम। तो केरल की रेशमा मरियम देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं। वह पठानमथिट्टा जिले के अरुवापुलम ग्राम पंचायत से चुनी गई हैं। आर्या राजेंद्रन इसी हफ्ते देश की सबसे युवा मेयर बनी है। एक सेकेंड यहाँ पे पूछा प्रश्न, देश की सबसे युवा मेयर कौन बनी है? तो ये आपकी आर्या राजेंद्रन है। जबकि केरल की रेशमा मरियम जो है, मरियम राय, ये देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष हैं। तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मेरा गांव मेरा गौरव योजना आरंभ की गई है? तो यह योजना जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा जारी की गई है या प्रारंभ की गई है। तो ICAR की पहल मेरा गांव मेरा गौरव के तहत गोवा के कुछ गांवों में कचरा निपटान हेतु ग्राम पंचायतों के मार्गदर्शन में अभियान चलाया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, इसके अतिरिक्त कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इसका उद्देश्य किसानों के साथ वैज्ञानिकों के सीधे इंटरफेस को बढ़ावा देने के लिए लैब टू लैंड प्रक्रिया को तेज करना है। अगला है एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? हाल ही में भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया है, ये सही है। इसकी स्थापना पृथ्वी सम्मेलन 1992 के दौरान की गई। तो ये वाला कथन सही नहीं, पहला वाला ही कथन आपका यहाँ पे सत्य है। तो इसकी व्याख्या देखें, स्पष्टीकरण देखते हैं। तो एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप के बारे में, तो भारत को नवंबर 2023 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए आयुष्यन समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का संयुक्त अध्यक्ष चुना गया है। भारत दक्षिण कोरिया का स्थान लेगा जिसने पिछले 3 वर्षों से नवंबर 2020 तक पद संभाला। यह जो एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप है, इसकी अध्यक्षता आयुषियन एशिया द्वारा की जाती है और जिसकी अध्यक्षता APAP अर्थात एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी सदस्य राष्ट्र द्वारा बारी बारी से की जाती है। यह एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी को आधिकारिक रूप से जो है 2014 में ऑस्ट्रेलिया में आयुषियन बर्ड पॉक्स कांग्रेस के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिए कब इसको स्थापित किया गया था? 2014 में। यह एक क्षेत्रीय मंच है जो सरकारों और विविध हितधारकों की सहायता के लिए क्षेत्र के भीतर संरक्षित होगा। संरक्षित क्षेत्रों के अधिक व्यवहारिक प्रशासन के लिए सहयोग करता है। वर्तमान में 17 अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में से कुल 21 सदस्य हैं। अगला है सागरमाला सी प्लेन परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, पहला सही है। दूसरा, इस परियोजना के तहत सी प्लेन सेवाएं उड़ान पहल के तहत संचालित की जाएंगी। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में और देखें तो भारत सरकार कुछ एक चयनित मार्गों पर सागरमाला सी प्लेन सेवा परियोजना शुरू करेगी। सागरमाला सी प्लेन सेवा जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य जल निकायों के पास पर्यटकों, धार्मिक और दूरस्थ स्थानों को हवाई संपर्क प्रदान करना है। इस परियोजना के तहत सी प्लेन सेवाएं उड़ान पूरे देश का आम नागरिक पहल के तहत संचालित की जाएंगी। सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, गुवाहाटी रिवर फ्रंट, यमुना रिवर फ्रंट, उमरागाशो जलाशय, मुंबई, द्वारका, कांडला, खिंदशीबाद, इराईबाद ये शामिल हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा INLCUL 58 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक जल स्थलचर पोत है, बिल्कुल सही है। इसे 100% स्वदेशी रूप से विकसित किया गया, ये गलत है क्योंकि 90% स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। तो पहला वाला ही कथन यहाँ पर सही है। तो इसके बारे में और बात करें तो INLCUL 58 यह कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 श्रेणी के पोत INLCUL 58 भारतीय नौसेना को सौंप दिया है।
इस जल स्थलचर पोत को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अहम स्थान पर तैनात किया गया है, जो दक्षिण चीन सागर में जाने वाले विभिन्न मार्गों के करीब है। भारतीय नौसेना सौंपे गए GRSE द्वारा निर्मित यह जो LCU L58 है, यह इस श्रृंखला का अंतिम जहाज है। आगे चलते हैं, तथा यहाँ भी ध्यान रखिएगा अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये जो LCU जहाज हैं, जहाज़ों के 90% भागों को स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में 1700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत के कारण चर्चा में रहा पौंग बांध अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के पौंग बांध में रहस्यमय परिस्थितियों में 1700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई। पौंग बांध अभ्यारण्य में मृत पाए गए लगभग 95% पक्षी वार हेडेड गीज जो साइबेरिया और मंगोलिया से आए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षियों की मौत वायरल या जीवाणु संक्रमण से हुई होगी। अगला है, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? तो यह अधिनियम पारित किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो ध्यान रखिएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत पहला स्पोर्ट्स स्कूल किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है आपका असम में। तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने शिलांग में असम राइफल पब्लिक स्कूल का एक खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है। वर्तमान में देश भर में कुल 9 स्पोर्ट्स स्कूलों को मंजूरी दी गई, जिनमें से 5 का प्रबंधन रक्षा एवं अर्धसैनिकों द्वारा किया जा रहा है, अर्धसैनिक बलों द्वारा किया जा रहा है। असम राइफल पब्लिक स्कूल पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत घोषित पहला स्पोर्ट स्कूल है। आगे चलते हैं। अगला है, हाल ही में विकसित केला ग्रिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वस्थ आहार के आदर्श घटक है, बिल्कुल सही है। पेट संबंधी रोग उपचार में सहायक हो सकते हैं, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन आपका 1 और 2 दोनों सही है। हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR अंतः विषयक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय संस्थान NIIST के वैज्ञानिकों ने नेद्रन केला से एक नया उत्पाद केला ग्रिड या ग्रैनुअल्स विकसित किया है। केला ग्रिड और इससे संबंधित उत्पाद पेट संबंधी रोगों के उपचार में सहायक हो सकता है, एक स्वस्थ आहार की आदर्श घटक है। यह अवधारणा केले में प्रतिरोधी स्टार्च की उपस्थिति का उपयोग करने के लिए प्रस्तुत की गई थी। अगला है, ब्लास्टलेस ट्रैक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लास्टलेस ट्रैक बनाने की फैक्ट्री चेन्नई में खोली गई? नहीं, ये गलत है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में खोली गई है। ऐसे ट्रैक में कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है, ये सही है। तो यहाँ पर दूसरा वाला कथन आपका सही है, बी ऑप्शन। देखिए, मेरठ देश की पहली रीजनल रेल के कॉरिडोर निर्माण में कई ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल पहली बार हो रहा है जो पहले कभी किसी प्रोजेक्ट में नहीं किया गया। इस ब्लास्टलेस ट्रैक का निर्माण स्वदेशी तकनीक के द्वारा किया जाएगा। रीजनल रेल का पहला कॉरिडोर दिल्ली से मेरठ तक बनाया जा रहा है और ब्लास्टलेस ट्रैक बनाने की फैक्ट्री मेरठ के शताब्दी नगर में खोली गई है। 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर ब्लास्टलेस ट्रैक बिछाया जाएगा। खास बात यह है कि इसके ट्रैक में कम मेंटेनेंस की जरूरत होगी, जिससे इनके रख रखाव में काफ़ी कम खर्चा आएगा। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य आदिवासियों की आजीविका में सुधार लाना है। तो ये आपका इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सही है। दूसरा, इनकी स्थापना 1992 में की गई थी, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखिए पूछा कौन सा सही नहीं है, मतलब डी वाला, अर्थात दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे डी होना चाहिए। देखिए, आदिवासियों, वनवासियों और कारीगरों दोनों की आजीविका में सुधार लाने तथा जनजातीय सशक्तिकरण की दिशा में काम करने के लिए अपने मिशन को जारी रखते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने विभिन्न अवसरों का लाभ उठाने और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र के साथ साझेदारी करने का फैसला किया है। वनवासी कल्याण केंद्र वर्ष 1952 से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के आदिवासियों के कल्याण के लिए काम कर रहा है। फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल किससे संबंधित है? तो यह जो है रेलवे व्यापार से संबंधित है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने माल ढुलाई करने वालों की सभी ज़रूरतों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशंस के रूप में फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल शुरू किया। नया पोर्टल रेलवे के साथ व्यापार को आसान बनाने में लाभदायक होगा। महिसाल सिंचाई योजना किस राज्य की पहल है? तो ये आपकी महाराष्ट्र की पहल है। महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले के सूखे की आशंका वाले बाकी बचे 65 गांव में महिसाल सिंचाई परियोजना या योजना के तहत पानी की आपूर्ति करने की तैयारी की है। अगला है,
लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया LASI के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये 32 करोड़ हो जाएगी। देखिए, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया LASI वेव 1 यानी लॉशी पर भारत की रिपोर्ट जारी की है। इसमें स्वास्थ्य, आर्थिक तथा सामाजिक निर्धारकों और भारत में बढ़ती उम्र की जनसंख्या के परिणामों की वैज्ञानिक जांच का व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार 60 वर्ष से अधिक उम्र की आबादी का आंकड़ा भारत की जनसंख्या का 8.6% था, 8.6% रहा है। वहीं लगभग 3% वार्षिक वृद्धि के साथ बुजुर्गों की आबादी की संख्या 2050 में 31 करोड़ 90 लाख हो जाएगी, मतलब नियर अबाउट 32 करोड़। 75% बुजुर्ग कुछ पुरानी बीमारियों से पीड़ित है, जबकि 40% बुजुर्गों में 1 या 2 विकलांगता और 20% में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं। अगला है, दुनिया में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा, तो यह जो है आपका नर्मदा नदी पर किया जाएगा। भारत सरकार दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी। इस परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध में किया जाएगा। यह परियोजना 2022 से 2023 तक अपनी बिजली उत्पादन शुरू करेगी। इसकी क्षमता कितनी है, 600 मेगावाट है और इस परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। इसके अलावा पावर ग्रिड द्वारा भी इस परियोजना को वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। अगला है, उजाला और SLNP स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में इनके 10 वर्ष पूरे हो गए, बिल्कुल सही। इस योजना ने प्रतिवर्ष 29 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद मिली है इससे। तो दोनों ही यहाँ पर आपके सही हैं। देखिए, दोनों योजना के बारे में देखें तो उजाला और SLNP स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम ने सफल कार्यान्वयन के 6 साल पूरे किए हैं। यहाँ पे 6 साल पूरे किए। एक सेकेंड, हमने 10 साल, यहाँ पे ऑप्शन में क्या है 10 साल। तो कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए कौन सा सही नहीं है। तो पहला वाला आपका देखिए, यहाँ 10 साल नहीं हुए, 6 साल हुए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे देखिए, इस योजना में प्रतिवर्ष 59 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद मिली है। तो यहाँ पे 29 नहीं बल्कि 59 कम करने में मदद मिली है। तो इस प्रकार दोनों कथन यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे नहीं जुड़ा होना चाहिए, कौन सा सही नहीं है, तो दोनों ही सही नहीं है। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है आपका। तो ध्यान रखिएगा, इसके सफल कार्यान्वयन के 6 साल पूरे हुए हैं और इस योजना से प्रतिवर्ष 59 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद मिली है। अगला है, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने इसको जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 में 6% तक संकुचित होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में 5.4% की रिकवरी करेगी तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचन मुख्य रूप से घरेलू खर्च और निजी निवेश में तेजी से गिरावट के कारण होगा। दूसरी ओर वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2021 में 4% का विस्तार होगा। आगे चलते हैं, भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके गठन को मंजूरी 2014 में दी गई थी, ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि इसको मंजूरी 2019 में दी गई थी। दूसरा, यह सेल सेना के अंतर्गत किसी भी प्रकार के मानवाधिकार उल्लंघन की रिपोर्ट की जांच करेगी, ये सही है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो पहला वाला सही नहीं है, दूसरा सही है। देखिए, हाल ही में मेजर जनरल गौतम चौहान ने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक या मानवाधिकार का पद संभाला है। भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल सेना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की मानवाधिकार उल्लंघन रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक नोडल बिंदु के तौर पर कार्य करेगी। ज्ञात हो कि रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2019 में ही मानवाधिकार सेल गठित करने को मंजूरी दे दी थी। मानवाधिकार सेल की कार्य पद्धति में पारदर्शिता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेल के पास आवश्यक विशेषज्ञता उपलब्ध है। मानवाधिकार सेल द्वारा सेना के अंतर्गत मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करने के लिए आवश्यक तंत्र विकसित किया जाएगा। अगला है, भारत आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक कब बना, तो भारत जो है 2013 में बना। भारत सरकार ने हाल ही में ड्राफ्ट आर्कटिक नीति जारी की है। नीति यह सुनिश्चित करती है कि आर्कटिक संसाधनों का पता लगाया जाए और उनका उपयोग किया जाए। इस नीति के तहत भारत यह सुनिश्चित करेगा कि यह आर्कटिक परिषद के नियमों और विनियमों का पालन करता है। भारत 2013 में आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक बना था और एक पर्यवेक्षक के रूप में इसकी सदस्यता 2018 में अगले 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत की गई है। अगला है, किसानों की आय दोगुना करने हेतु किसान कल्याण मिशन किस राज्य की पहल है, तो यह जो है आपकी उत्तर प्रदेश की पहल है। किसकी है, उत्तर प्रदेश की।
इसके बारे में और बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों के कल्याण और उनकी आय दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन नाम से विशेष कार्यक्रम आरंभ करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर विकास खंड से इस मिशन की शुरुआत करेंगे। राज्य के सभी 75 जिलों के प्रत्येक विकास खंड में 3 सप्ताह तक यह अभियान चलाया जाएगा। अगला है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसकी शुरुआत 50 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक मूल्य के सभी भुगतान लेन देन के लिए की गई है, सही है। रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट RTGS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT RBI द्वारा संचालित सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है, ये भी सही है। यह एक 14 अंक की संख्या नहीं, यह एक 20 अंक की संख्या है, ठीक है। तीसरा कथन सही नहीं है। तो पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो केवल 3। तो देखिए इसके बारे में फिर से देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT के जरिए संस्थाओं या गैर व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक मूल्य के सभी भुगतान लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत की है। रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट RTGS और NEFT RBI द्वारा संचालित सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है। यह निर्देशन 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा और यह लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर एक 20 अंकीय संख्या है जिसका उपयोग दुनिया भर में वित्तीय लेन देन के लिए विशिष्ट रूप से पार्टियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है वेंटिलेटर स्वस्थ वायु किसके द्वारा विकसित किया गया है। इसे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान वेंटिलेटरों की कमी की समस्या से निपटने के लिए और कोरोना संक्रमण के उपचार में भारत को पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाने के लिए चिकित्सा पेशेवरों के साथ मिलकर स्वदेशी तकनीक से डिजाइन किया गया नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर स्वास्थ्य वायु जिसका नाम है ये बनाया गया। इसमें HEPA फिल्टर का भी प्रयोग किया गया है। HEPA फिल्टर एक ऐसा फिल्टर है जिसमें वायु कणों को साफ करने की अद्भुत क्षमता होती है। अगला है दक्षिण एशिया ऊर्जा सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना विदेश मंत्रालय के थिंक टैंक रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज RIS के तहत की गई है, ये सही है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में ऊर्जा और संबंधित मुद्दों के लिए मंच प्रदान करना, ये भी सही है। तो इसमें प्रश्न है कौन सा सही नहीं है, तो दोनों ही आपके सही हैं, तो D ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए केंद्र सरकार द्वारा दक्षिण एशिया केंद्रित ऊर्जा सुरक्षा वास्तुकला के निर्माण के लिए एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया गया है। साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी नाम के उच्च स्तरीय समूह का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय ऊर्जा सचिव राम विनय शाही करेंगे। यह जो साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी है इसकी स्थापना विदेश मंत्रालय के थिंक टैंक रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज RIS के तहत की गई है। इसकी दक्षिण एशियाई देशों के बीच ऊर्जा और संबंधित मुद्दों के लिए द्विपक्षीय, उप क्षेत्रीय और क्षेत्रीय आधार पर प्रभावी नीति संवाद और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने, आरंभ करने और सुविधा प्रदान करके आपसी समझ और सहयोग के माध्यम से ऊर्जा और संरचना का संतुलित और अधिकतम विकास करने के लिए की गई है या की गई थी। अगला है लॉन्च पैड योजना किस राज्य की पहल है, तो यह मध्य प्रदेश सरकार की है। मध्य प्रदेश सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों से बाहर निकलने वाले और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लड़के और लड़कियों के लिए लॉन्च पैड योजना शुरुआत की गई है। इस योजना को राज्य के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा उन युवाओं को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया जिसके माध्यम से वे अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण जारी रखकर आत्मनिर्भर बने। ये लॉन्च पैड गैर सरकारी NGO के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। अगला है जिसका पहला फायर पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने तेल और वसा में ट्रांस फैट एसिड के इस्तेमाल की छूट की मात्रा को कम करके 2021 के लिए कितना निर्धारित किया है, तो इसको 5% से कम करके 2021 तक 3% पहुंचाना है और 2022 तक जो है इसको 2% पे लेके आना है। आगे चलते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक का संचालन करने का लाइसेंस प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक कौन सा है, तो ये शिवालिक मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं। वर्ष 2022 के लिए राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता किसको सौंपी गई है, तो यह सौंपी गई भारत को। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। अगला है हाल ही में गठित प्रीति पंत पैनल संबंधित है किससे, स्वास्थ्य सर्वेक्षण से। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से प्रतिकूल निष्कर्षों का अध्ययन करने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने संयुक्त सचिव प्रीति पंत के नेतृत्व में चिकित्सा और पोषण विशेषज्ञों की तकनीकी समिति का गठन किया है। यह समिति राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के निष्कर्षों की जांच करेगी और साथ ही एनीमिया, कुपोषण, सी सेक्शन और स्टंटिंग से संबंधित संकेतकों में सुधार करने के लिए नीतियों और कार्रवाइयों के लिए सुझाव देगी। खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। तो अभी हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन ने खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया है। खाद्य मूल्य सूचकांक दिसंबर 2019 में लगातार 7वें महीने जारी किया गया है। भारत की व्यापार नीति समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की दूसरी व्यापार समीक्षा नीति नहीं, यह भारत की 7वीं समीक्षा नीति है जो जिनेवा में शुरू की गई है। जिनेवा में शुरू हुई है और शुरू किसने किया? विश्व व्यापार संगठन ने। इसका उद्देश्य विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में शीर्ष 50 में जगह बनाना है। तो कौन सा सही नहीं है? तो आपका पहला वाला सही नहीं है, दूसरा सही है। तो देखिए, इससे पूर्व भारत की आखिरी व्यापार नीति समीक्षा 2015 में की गई थी। इस अवसर पर विश्व व्यापार संगठन सचिवालय द्वारा एक व्यापक रिपोर्ट जारी की गई जिसे पिछले 5 वर्षों में भारत की सभी प्रमुख व्यापार और आर्थिक पहल शामिल है। भारत समग्र घरेलू कारोबारी माहौल को सरल और कारगर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका उद्देश्य विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में शीर्ष 50 में जगह बनाना है। WTO एक ऐसा संगठन है जो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1955 में 1955 में हुई थी। उसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और इस वर्तमान कितने सदस्य हैं? 164 हैं। अगला है जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके अंतर्गत गोवा 100% पाइप कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य, बिल्कुल सही है। इसे 2019 में प्रारंभ किया गया था, ये भी सही है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत गोवा 100% पाइप कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। आगे चलते हैं। शोर सैलरी अकाउंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया? नहीं, इसे बंधन बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो पहला वाला सही नहीं है। इसमें कोई भी मेंटेन चार्ज नहीं लगेगा, ये सही है। तो इस प्रकार से आपका पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। आगे चलते हैं। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की स्मृति में भारत सरकार ने 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। अगला है सागर अन्वेषका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक पेट्रोल वेसल है? नहीं, यह एक पेट्रोल वेसल नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, तो ये सही है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर तटीय अनुसंधान वाहन कोस्टल रिसर्च व्हीकल सागर अन्वेषका का जलावतरण किया। इस वाहन का उपयोग तटीय और अपतटीय जल दोनों में पर्यावरण अनुक्रमण और बाथिमेट्रिक पानी के नीचे की सुविधाओं को मैप करने के लिए किया जाएगा। इसका उपयोग राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और इसका निर्माण टीटागढ़, बैगंस, कोलकाता, पश्चिम बंगाल द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा जगन्नाथ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोंगडंग देव द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही। इस मंदिर को सफ़ेद पैगोडा कहा जाता है, ये भी सही है। दोनों ही सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाल ही में श्री जगन्नाथ मंदिर ने घोषणा की 21 जनवरी से पुरी के मंदिर में प्रवेश के लिए भक्तों को अपनी कोविड-19 की नकारात्मक रिपोर्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोंगडंग देव द्वारा किया गया था। जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, जहां हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो गई है। ठीक है, यमनिका तीर्थ। इस मंदिर को सफ़ेद पगोडा कहा जाता है और यह 4 धाम तीर्थयात्राओं बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम का एक हिस्सा है। आगे चलते हैं। 91वें 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फोकस में कंट्री देश कौन रहा है? फोकस कंट्री देश कौन सा रहा है? तो बांग्लादेश रहा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सी विजिल 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, समुद्री रक्षा अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन जनवरी 2019 में हुआ था, बिल्कुल सही है। या भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया था, ये भी सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो हर दूसरे साल होने वाले समुद्री रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 के दूसरे संस्करण का आयोजन 12 से 13 जनवरी 2021 को किया जाएगा। समुद्री रक्षा अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन जनवरी 2019 में हुआ था। इस अभ्यास में समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में मौजूद देश के 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मत्स्य पालन करने वाले और तटवर्ती इलाकों में रहने वाले समुदाय भी शामिल होंगे। अभ्यास का समन्वय
भारतीय नौसेना द्वारा किया जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, बर्फीली चोटियों पर तैनात सेना के जवानों को सुरक्षित रखने के लिए हिम तापक और सोलर स्नो मेल्टर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको जो है DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। आगे चलते हैं, एक सेकंड यहाँ पे देख लीजिएगा। तो हिम तापक जो है ये एक स्पेस हीटिंग डिवाइस है जो सुनिश्चित करेगी कि जवानों की मौत ब्लैक ब्लास्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड के जहर कारण ना हो, जबकि सोलर स्नो मेल्टर इन बर्फीली पहाड़ियों पर पीने के पानी की समस्या को दूर करेगा। DRDO ने इसके अलावा एक ऐसी क्रीम भी विकसित की है जो जवानों को ठंड में घाव से बचाएगी। इसका नाम एलोकल क्रीम है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए रोजाना 2 GB डेटा देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के प्रबंधन प्रभावशीलता का मूल्यांकन जारी किया गया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। वैश्विक बाघों की आबादी का 50% से अधिक भारत में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। एशियाई शेरों का 70% भारत में पाया जाता है, ये भी सही है, दोनों ही कथन सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, पर्यावरण, पवन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश के 146 राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभ्यारण्यों का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन MEE जारी किया है। वर्तमान में भारत में 903 संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 5% है। वैश्विक बाघों की आबादी 70%, एशियाई शेरों का 70% और 60% से अधिक तेंदुओं की आबादी भारत के संपन्न जैव विविधता को दर्शाता है। इस वर्ष से 10 सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान, 5 तटीय और समुद्री पार्क तथा देश के शीर्ष 5 चिड़ियाघरों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाएगा। आगे चलते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 85वां है। ठीक है, इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें आपका जापान नंबर 1 पर है। इसमें जापान नंबर 1 पर है, यहाँ पे देखिए। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका सिंगापुर है, जबकि अफ़गानिस्तान, इराक और सीरिया जैसे देश जो हैं ये सबसे ख़राब पासपोर्ट वाले देश हैं। आगे चलते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या रक्षा मंत्रालय के अधीन आता नहीं, या गृह मंत्रालय के अधीन आता। तो पहला वाला आपका कथन सही नहीं है। CISF जो है एक समर्पित फायर विंग वाला एकमात्र सशस्त्र बल है, बिल्कुल सही है। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। तो देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बारे में, तो महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1969 में स्थापित एक सशस्त्र सेना है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। CISF देश भर में स्थित औद्योगिक इकाइयों, सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं और सुविधाओं तथा प्रतिष्ठानों को सुरक्षा कवर प्रदान करता है। CISF समर्पित फायर विंग वाला एकमात्र सशस्त्र बल है। अगला है, वन प्लैनेट समिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है? इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाता है, ये गलत है। पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत है। 11 जनवरी 2021 को इस वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसका थीम क्या थी? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। इस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और फ्रांस द्वारा किया गया था। ऐतिहासिक पेरिस समझौते के 2 साल बाद पहला वन प्लैनेट शिखर सम्मेलन 2016 में आयोजित किया गया था। इसके बाद 12 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को अपनाया गया था। इसके बाद अगला है, स्पेस लॉन्च सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहली महिला और पुरुष अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा तक ले जाएगी, बिल्कुल सही है। स्पेस लॉन्च सिस्टम को लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा, ये भी सही है। तो दोनों ही आपके कथन सही है, सी ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नासा 17 जनवरी 2021 को दुनिया में सबसे शक्तिशाली रॉकेट को लॉन्च करेगी। नासा ने इसे स्पेस लॉन्च सिस्टम नाम दिया है। स्पेस लॉन्च सिस्टम पहली महिला और पुरुष अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा तक ले जाएगी। इसमें 27 टन से अधिक भार उठाने की क्षमता है। स्पेस लॉन्च सिस्टम को लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1983 को बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय
युवा दिवस घोषित किया था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वो 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। आगे चलते हैं। बिम्स्टेक में समिति सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो कुल 7 है। देखिए, तेंजिन लेकपेल को बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। इस वजह से चर्चा में था। तो बिम्स्टेक जो है बंगाल की खाड़ी में लगे 7 देशों का क्षेत्रीय संगठन है, जिसका गठन 1997 में 1997 में किया गया था। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। आगे चलते हैं। अगला है आशमी जो राइफल है, इसके संबंध में। तो यह भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल सही है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारतीय सेना के साथ मिलकर बनाया है, विकसित किया, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। और इस मशीन की पिस्टल की फायरिंग रेंज कितनी है? 100 मीटर है और यह इजराइल की उजी सिरिंज की बंदूकों की श्रेणी में है। अगला है स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट प्रारंभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विशेषज्ञों और युवा स्टार्टअप्स लीडर को एक मंच पर लाना है। तो बताना है कौन सा सही नहीं है। तो पहला वाला आपका सही है। इसकी मेज़बानी फिक्की द्वारा की जाएगी, ये आपका कथन सही नहीं है। तो दूसरा वाला कथन सही नहीं, क्योंकि इसकी मेज़बानी जो है फिक्की के द्वारा नहीं, बल्कि इसकी मेज़बानी उद्योग और व्यापारिक संवर्धन विभाग DPIIT के द्वारा की जाएगी। और इस शिखर सम्मेलन जनवरी 2016 में PM मोदी द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया अभियान की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। अगला है नई विदेश व्यापार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी, बिल्कुल सही है। इस व्यापार नीति का उद्देश्य भारत को $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, नहीं $5 ट्रिलियन की। तीसरा, यह नीति बुनियादी ढांचे के समर्थन के माध्यम से घरेलू विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के संचालन में सुधार लाएगी। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला सही नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ये आपका केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की है और यह 1 अप्रैल 2021 को से लागू होगी। इस व्यापार नीति का उद्देश्य भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब नई विदेश व्यापार नीति में प्रमुख भूमिका निभाएंगे और इस नीति का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है। आगे चलते हैं। अगला है हुरन ग्लोब 500 में कितनी निजी भारतीय कंपनियों को सम्मिलित किया गया है? तो कुल 11 कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इस सूची में 11 कंपनियों के साथ भारत जो है वो 10वें नंबर पर है, 10वें नंबर पर है। इस सूची में शामिल 11 भारतीय कंपनियों में 14% की वृद्धि दर्ज की गई है। इनका मूल्य $805 बिलियन है। इस सूची में भारतीय कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ऊपर है और यह इस 500 की सूची में 54वें नंबर पे है, 54वें नंबर पे। आगे देखते हैं। कायाकल्प पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। देखिए, कायाकल्प पुरस्कार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वच्छता के उच्चतम मानकों वाले स्वास्थ्य केंद्रों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अगला है ICT ग्रैंड चैलेंज संबंधित है किससे? तो यह जो है आपका जलापूर्ति प्रणाली के विकास से संबंधित है। स्मार्ट जलापूर्ति माप और निगरानी प्रणाली के विकास के लिए ICT ग्रांट चैलेंज शुरू किया गया। इसे राष्ट्रीय जल जीवन मिशन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी में 15 सितंबर 2020 को लागू किया गया था। अगला है कोल बकेड सॉफ्टवेयर के संदर्भ में इसे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया, नहीं, ये गलत है। इस पहल का उद्देश्य 3D डिजिटल डिजाइन बनाने और संशोधित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है, ये सही है। बी वाला सही है, पहला वाला गलत है। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा छात्रों इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पाठ्यक्रम के संकाय के लिए संपूर्ण इंजीनियरिंग समाधान उपलब्ध कराने के लिए कोलब कैड सॉफ्टवेयर शुरू किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पूरे देश में छात्रों को रचनात्मकता और कल्पना के मुक्त प्रवाह के साथ 3D डिजिटल डिजाइन बनाने और संशोधित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा हॉटस्पॉट सिरवानी स्थित है कहाँ पे? तो ये पश्चिमी घाट में स्थित है। देखिए, हाल ही में शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले से फ्रूट फ्लाई एक किस्म का कीट की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह नई प्रजाति पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट सिरवानी के पास पाई गई है, जिसके कारण इस प्रजाति का नाम सिरवानी के नाम पर यूफ्रंटा सिरवानी रखा गया है। अगला है गणतंत्र दिवस समारोह 2021 के अवसर पर किस देश के प्रमुख मुख्य अतिथि होंगे? तो कोई भी नहीं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से किसी को नहीं बुलाया गया। पहले जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आने वाले थे, बाद में कोविड की वजह से नहीं आए।
हाल ही में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इस योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो इसे 2015 में प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण देश के 600 जिलों में शुरू किया जाएगा। आगे चलते हैं और यहाँ पे यह भी ध्यान रखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ किया था। अगला है डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर बोर्ड के तीसरे संस्करण में भारत को ब्रेक आउट इकोनॉमीज में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसे चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी फ्लेचर स्कूल ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में तैयार किए डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड के तीसरे संस्करण में तेजी से डिजिटल बन रहे भारत को ब्रेक आउट इकोनॉमिक्स में चौथा स्थान दिया गया है। ग्रेट आउट इकोनॉमीज वे हैं जो बहुत तेज़ी से डिजिटल बन रहे हैं और अभी तक विकसित अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि यूरोप में और अधिक विकसित एशियाई देशों जैसे कि सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और हांगकांग में उन लोगों से मेल खाने से पहले बढ़ने के लिए बहुत जगह है। अगला है फ्यूचर सिटी द लाइन किस देश की महत्वाकांक्षी पहल है? तो ये आपका सऊदी अरब की महत्वाकांक्षी पहल है। हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक फ्यूचर सिटी द लाइन का अनाउंस किया जो सऊदी अरब की $500 बिलियन की नियोम परियोजना का हिस्सा है। इस नए शहर में किसी भी तरह का कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, साथ ही इस शहर में सड़क और कारें भी नहीं होंगी। इस शहर के निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य यह दिखाना है कि किस प्रकार मनुष्य अपने गृह पृथ्वी के साथ सामंजस्य बनाकर रह सकता है। यहाँ तो सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर एक तेल पर निर्भर है और नियोम परियोजना के माध्यम से सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने का प्रयास कर रहा है। आगे चलते हैं। भारतीय फसल कटाई त्यौहार के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बिहू असम सुमेलित है, पोंगल तमिलनाडु ये भी सुमेलित है, शायन करात ये गुजरात से संबंधित नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है, मकर संक्रामणा कर्नाटक से। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर प्रारंभ किया है? तो फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर के प्रारंभ किया। नीति आयोग और फ्लिपकार्ट ने एक महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है। द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP एक एकीकृत एक्सेल पोर्टल है जो भारत की विभिन्न स्थानों पर रहने वाली महिलाओं को उनकी देखभाल या उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक साथ लाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो में 73 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो शेष क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।